अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, कराची में दहशत गर्दी का बहुत बड़ा हमला, और इंतहाई अहम ये इसलिए है कि बहुत अरसे बाद 2023 के बाद पहली बार कराची में एक बार फिर हमला हुआ है दहशत गर्दों का। सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर उन्होंने हमला किया, जिसमें पाकिस्तान के 3 सिपाही शहीद हुए, 4 ज़ख्मी हुए, लेकिन जवाब में 5 दहशत गर्दों को मार दिया गया और एक को ज़िंदा गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। पाकिस्तान के जो फ़ौज के इदारे ISPR ने एक प्रेस लिस्ट जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस दहशत गर्दी के हमले का जवाब देगा और टारगेट करेगा उन लोगों को जो इसके मास्टरमाइंड हैं और जिन्होंने सहूलतकारी की, और चाहे वो मुल्क के अंदर मौजूद हो चाहे मुल्क के बाहर मौजूद हो। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, पाक इंडिया पहली आबी जंग के खतरात बढ़ गए। ये बात इसलिए हो रही है कि भारत ने दरिया चिनाब पर 5 डैम तमीर करने हैं, ये कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक ये कर लेगा। और इसकी कानूनी पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के पास क्या क्या तरीक़ाकार हैं इसको हैंडल करने के लिए। इस पे अहमद बिलाल सूफ़ी जो साबिक वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ हैं और माहिर हैं इंटरनेशनल कवानीन के, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास कौन कौन से लीगल मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके, और क्या जंग भी उसमें पाकिस्तान के पास लीगली पाकिस्तान को हमला करने की इजाज़त है इंटरनेशनल कवानीन में या नहीं। इस पर बात करेंगे आज उनके साथ। और इसके बाद राना एहसान अफजल खान होंगे हमारे साथ जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे पूछेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी पे 30 जून को जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, उसमें क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत की और पाकिस्तान की। हमारा आज का हॉट इशू होगा, AI ने एंट्री लेवल जॉब्स ख़त्म करना शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक 60% से लेके 70% तक एंट्री लेवल जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी AI की वजह से। वो कौन कौन से फील्ड हैं और उस पर क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आज के हॉट इशू में हबीबुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो डिजिटल इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, मॉनसून आ चुका है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं और ज़लज़ले भी आ रहे हैं, आपने देखा पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, और इन तमाम मौसमियाती तब्दीलियों पर पाकिस्तान की तैयारी क्या है, इस पे आज का होगा हमारा एडिटोरियल। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी से। पाक आबी जंग के खतरात बढ़ गए। हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल सूफ़ी साहब ने। सूफ़ी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका एक आर्टिकल आया डॉन में जिसके बाद एक बहस ने जन्म लिया है, और सबसे पहला जो सवाल ये है कि अगर भारत दरिया चिनाब पर या मशरकी दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश करता है तो क्या पाकिस्तान इनको तबाह कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। देखिए, जंग जो है वो कभी पहली चॉइस नहीं होती किसी भी मुल्क की, और किसी भी रिस्पॉन्सिबल मुल्क की कभी यूज़ ऑफ फोर्स पहली चॉइस नहीं होती, ना होनी चाहिए। और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने मामलात को नेगोशिएशंस के थ्रू, बायलैटरली या मल्टीलैटरली, या सिफारती मामलात के थ्रू या कानूनी स्ट्रेटजी के थ्रू रिजॉल्व करना चाहेंगे। लेकिन अगर एक सिचुएशन आ जाती है जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांस जिसे आप कहते हैं, जो एक्सट्रीम सर्कमस्टांस ऑफ सेल्फ डिफेंस जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर आप फिर काउंटर मेजर्स इस्तेमाल करने का हक इंटरनेशनल लॉ के नीचे रखते हैं। ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने बनाए थे, और उसमें ये चीज़ वाजे की थी कि कोई एक मुल्क अगर किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून को वायलेट करता है और मटीरियल ब्रीच करता है तो दूसरा मुल्क ये हक रखता है कि वो किसी नौइयत का ताकत का इस्तेमाल करके उस ब्रीच को रोक दे, और इस हद तक ताकत इस्तेमाल कर सकता है कोर्सिव मेजर्स जो उस ब्रीच को रोकने का बायस बने और उसको मुसलसल या कंटिन्यूइंग ब्रीच में ना कन्वर्ट करें। लेकिन उससे पहले बेशुमार और मराहल हैं, जिस तरह मैंने कहा कानूनी मुकामात मरहले हैं जिनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह के आर्टिकल के हवाले से आपने बात में शुरू में बात की, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली इंडस वाटर ट्रीटी जब इंटैक्ट थी तो उसके नीचे, उसकी लीगल अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान को गारंटी थी कि जितने हाइड्रो डैम्स बनने जा रहे हैं ये पाकिस्तान का जो बुनियादी हक है, इन पानियों के ऊपर दे विल बी अलाउड टू फ्लो, उसमें इंटरप्शन कॉज नहीं करेंगे। लिहाजा हमारे इतराज़ात इंजीनियरिंग नेचर के थे कि किसी का जो है उसको कैसे स्पिलवे की साइज और मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो भी आपने बात की है
कि वाटर फ्लो में कोई फ़र्क ना आए, तो वो इंडिया डैम बना सकता है? अगर वाटर फ्लो में कोई फ़र्क ना आए तो ये दरिया चनाब पे जो 5 डैम बना रहा है। जी, इस वक्त अगर इंडिया का मौकफ ये है कि ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस है, तो इस वक्त इंडिया के पास कोई राइट नहीं है किसी नौयत का कोई कंस्ट्रक्शन काम करने का, बिकॉज होल्डिंग इन अबेंस का मतलब है इंडिया इन मटेरियल ब्रीच है। यानी जो भी वो डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, ये करने जा रहा है, उसका कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म इंडस वाटर कमिश्नर्स इस वक्त फाल नहीं है, या दोनों मुल्कों के माबैन ऐसी कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो पाकिस्तान को लीगली इत्मीनान दिला सकें कि हम पानी को नहीं रोकेंगे ना डाइवर्ट करेंगे। मगर वो जो बात कर रहे हैं वो तो ठीक। कंप्लीटली कुछ और। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने इस पानी को रोकना है, हमारा मकसद इन डैम्स को बनाने का ये है। तो होल्डिंग इन अबेंस को तो मैं देखता हूं कि इट इज एक्चुअली अ मटेरियल ब्रीच की एडमिशन है ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, विच तो मेक्स अ तो, लोअर तो रिपेरियंस उसमें वेरी। ठीक है, तो अगर आप जो बाकी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं या जो चैनल्स हैं बातचीत करने के, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, मल्टीलैटरल, उस वो नाकाम अगर हो जाएं और इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस भी रखे और ये डैम्स भी बनाता रहे, तो फिर आप मैं एक सवाल डायरेक्ट पूछना चाह रहा हूँ, उसका डायरेक्ट जवाब चाहिए। तो क्या पाकिस्तान बाकायदा अपनी एयरफोर्स के ज़रिए या मिसाइल्स के ज़रिए हमला कर सकता है उन तनसीबात पे जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे इंडिया इन दरियाओं पे? और अगर वो कंस्ट्रक्ट करता है इन दरियाओं पे, तो क्या ये जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी जो ये कहती है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया जा सकता, या ये डैम्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इन पे भी हमला नहीं किया जा सकता? तो जी, ये प्रोटेक्शन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ में मौजूद है जो लॉ ऑफ वॉर से डील करते हैं कि जब भी दोनों ममालिक आपस में किसी नौयत के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होंगे तो सिविलियन प्रॉपर्टी को टारगेट ही नहीं करेंगे। ये एक ब्रॉड असूल है। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं ठीक। करेंगे, सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स होंगे। और मिलिट्री टारगेट्स को चूज किया जाएगा जिनका पर्पज ये है कि मिलिट्री को डिग्रेड करना, कैपेसिटी टू अटैक द अदर साइड। अब डैम, जिस तरह आपने खुद कहा, जो आर्टिकल 56 है एडिशनल प्रोटोकॉल 1 का, उसमें ये प्रोटेक्टेड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे सामने आता है। और उसकी वजह यह है कि इससे लोगों ने, सिविलियंस ने बेनिफिट करना है। लेकिन अगर इसी डैम को इस पर्पस के लिए बनाया जाए कि हमने लोअर राइपेरियन की पॉलिटिकल विल को डैमेज करना है, तो ये तो वो वॉर एफर्ट का एम होता है जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि आप वॉर का मतलब ये है कि आपने एनिमी या एडवर्सरी की विल को ख़त्म कर देना है। तो उसका पर्पस अगर ये है कि हमने पानी नहीं जाने देना, यानी कि राइट टू एग्रीकल्चर, राइट ऑफ रिसीविंग द वाटर को इंटरप्ट करना है, तो फिर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की जो पाकिस्तान की जगह हो लोअर राइपेरियन, कोई चॉइस नहीं रहती कि वो इस प्रोटेक्शन को डिसरिगार्ड करे। और अव्वल तो ये प्रोटेक्शन उन मानों में फिर होगी भी नहीं, और वो इनको हिट कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े। और उसके लिए जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के और वाटर के एक्सपर्ट्स हैं, उनका इनपुट लेना बेहद ज़रूरी होगा कि किस मुकाम पर और कैसे ये एक ज़रूरत उस सिचुएशन तक आ जाएगी कि अब सिचुएशन इरिवर्सिबल हो। दूसरी अहम चीज़ जो है कि इस डिसीजन मेकिंग में पॉलिटिकल फोर्सेस का शामिल होना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड होकर उनको ओनरशिप लेनी होगी, ताकि इसके जो कॉन्सिक्वेंस या इसके जब ये एस्केलेशन की लैडर ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसको कंट्रोल या उसको मैनेज या उसका काउंटर करने के लिए और डिटेल स्ट्रेटजी भी बन जाए। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है कि इन कंडीशंस में जो इस वक्त जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, उसको अगर मैं मिला के पढ़ूँ जो उनके मिनिस्टर फॉर वाटर हैं, तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को एग्रीकल्चर वाटर से डिनाई करना, पानी का रुख मोड़ना, और ये बेलिजरेंट इंटेंशन कहलाती है। इसका मकसद ही इसको हम कहते हैं, ये एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के तौर पर बनाया जा रहा है। ये सिर्फ पानी या हाइड्रो यूज के लिए नहीं बनाया जा रहा, इसलिए इसको टारगेट इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांस किया जा सकता है। सो वो जो जिसे हम कहते हैं, जी जी, अगर अगर ये डैम बन जाए फॉर एग्जांपल और उसको पाकिस्तान हिट करे, तो उससे एक फ्लडिंग भी हो सकती है, डैम टूटेगा, फ्लड आ जाएगा। तो क्या इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान को इनिशियल स्टेज पे ही कोई एक्शन लेना पड़ेगा हिट करने का, अगर यह हिट करने की ज़रूरत पड़ी तो, ताकि पानी जमा होने से पहले ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना शुरू करें उसी को पाकिस्तान हिट करे, ताकि वो जिसे कहते हैं निप द इविल इन द बड, ऐसा करना पड़ेगा?
ये अपनी जगह जी ऐसे भी किया जा सकता है। उसकी वजह एक इजाफी ये भी है कि स्पेसिफिकली लॉ ऑफ वॉर में जो डैम्स को प्रोटेक्शन है, उसकी बुनियाद ये है कि मिसचिफ कैन फ्लो फ्रॉम इट, यानी पानी जब वहां से निकलता है तो फिर वो सिविलियन प्रॉपर्टी को और सिविलियंस को भी डैमेज करता है। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी में डैम्स यूके ने अटैक किया था, रशिया में डैम्स उड़ाए गए, इवन यूक्रेन और रशिया के दरमियान कोई डैम इसी तरह उस पर कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसका नुकसान सिविलियंस को होता है। तो इसलिए उसको ये ठीक है। प्रोटेक्ट किया गया है लॉ ऑफ वॉर। तो अगर वो पानी का जखीरा बिल्डअप होने से पहले का जो टाइम है, वो टाइम टाइम है जिसमें इन तमाम बातों पर ज्यादा गौर किया जा सकता है। तो आपका मतलब है कि यही वो वक्त है कि जिसपे या बातचीत के जरिए, सफारतकारी के जरिए, या फिर फौजी तरीके से इसको रोका जा सकता है, जो दरिया चिनाब पे वो डैम बनाने जा रहा है, या किसी और दरिया पे अगर इंडिया डैम बनाता है तो। जी, पहली चॉइस तो हमेशा आपके पास होनी चाहिए लीगल या सफारती, और पाकिस्तान इस सिलसिले में कोशिश भी कर रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो स्टेट प्रैक्टिस है बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से प्रोसीड कर रही है। बिकॉज जब पिछले साल उन्होंने होल्ड इन अबेंस का ये इशू रेज किया, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कह दिया था वी ट्रीट इट एज एन होस्टाइल एक्ट। सो उस हॉस्टिलिटी के बावजूद पाकिस्तान ने कोई मेजर नहीं लिया। एक सवा साल हो गया, और पाकिस्तान की कोशिश यही है, इसीलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान अप्रोच भी कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और बाकी इदारों को भी, इसी कॉन्टेक्स्ट में कि देखिए अगर हमने कोई एक्शन लिया तो फिर सिचुएशन विल बिकम अ सिचुएशन दैट थ्रेटन्स रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये P5 मुल्कों का मैंडेट बन जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के फ्रेमवर्क में। तो हम उनको अब फोर वॉर्न कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए। और उसके अलावा अगर आप इनकी मेलाफाइडी देखें, अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटी को होल्ड इन अबेंस की बुनियाद क्या बनाया, एक एक्ट ऑफ टेररिज्म। किन के खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ ठीक। जो अब उन चीजों में मुलविस या इमिनेंट थ्रेट करेंगे। सो ये जो इसका इन्होंने कैनवस बहुत बड़ा कर दिया है, इस कैनवस में ये सिर्फ ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन के इशू से मामला आगे चला गया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि तो कोशिश फिर करनी इसका यही मतलब है चाहिए। कि जल्दी से जल्दी जो भी करना होगा पाकिस्तान को, डिप्लोमेटिक या मिलिट्री, वो जल्दी करना होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, बेसिकली ये जो इंजीनियरिंग, हमारे जो भी कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स या एग्रीकल्चर्स या एनवायरनमेंट और वाटर के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर ज़्यादा इसकी टाइमिंग पे रोशनी डाल सकते हैं। बट एज फार एज लीगैलिटी ऑफ अटैकिंग अ सिमिलर साइट इज कंसर्न, वो मैंने अर्ज किया कि वो पॉसिबल है। और उसकी वजह यह है कि बेलिजरेंट इंटेंशन मैनिफेस्ट है जो उनके वाटर मिनिस्टर ने इशू की हुई है, उसको ना प्राइम मिनिस्टर हाउस ने करेक्ट किया है मोदी साहब के, ना ही किसी और ने इसकी करेक्शन की है। तो इंटेंशन की जारहानापन की वजाहत खुद वो ओन कर रहे हैं। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि एक नई खबर आई है जो ट्रैक टू के वहाँ से निकली है कि इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया कहता है मैं बहाल कर दूंगा अगर पाकिस्तान हमारी एयर स्पेस खोल दे। पहली बात तो मुख्तसरन बता दें, सिर्फ टाइम कम है हमारे पास, कि क्या ये एक अच्छा बार्टर होगा? दूसरा ये कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये जो डैम्स हैं उन्होंने जो टेंडर इशू किए हुए हैं वो सारा प्रोसेस रुक जाएगा? जी, ये अच्छा वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम उनके लिए एयर स्पेस का कॉरिडोर अवेलेबल कर दें और वो इंडस वाटर ट्रीटी की होल्डिंग इन अबेंस वो ख़त्म कर दें। तो उसके बाद फिर ये जो कुछ बना रहे हैं वो फिर उन सब की ड्राइंग्स पाकिस्तान को सबमिट करनी होगी ताकि पाकिस्तान मुतमईन हो। और वही मैकेनिज्म जो इंडस वाटर ट्रीटी की ओवरसाइट का है, जिसमें ये एश्योरेंसेज अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन, वो फिर रिकमेंस हो जाएंगे। और फिर हम इनसे ये भी पूछेंगे कि आपको इतनी ज्यादा डैम्स और पॉन्डेजेस बनाने की जरूरत क्या है? ये तो नीड डिस्प्रपोर्शनेट लगती है टू द नीड ऑफ वाटर ऑफ द पीपल इन द वैली। लेकिन बहरहाल ये अगर ये इस तरफ आगे बढ़ता है तो वो फिर ज्यादा बेहतर होगा। और उसमें इंडस वाटर कमिश्नर्स के थ्रू भी कहा जा सकता है कि फॉर टाइमिंग आप स्टेटस को मेंटेन करें जब तक जो ट्रीटी के नीचे मैकेनिज्म है ड्राइंग्स की एक्सचेंज का, उन पर एतराजात का, वो मुकम्मल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल सूफी साहब हमसे बात करने का। और अब हमें ज्वाइन करेंगे राना एहसान अफजल खान। राना साहब ये बताइएगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी पे सेमिनार हो रहा है 30 जून को, और हम बातें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की शायद आबी जारियत वाली जो पहली जंग है वो हो जाए और पाकिस्तान को हमला करना पड़े। इंडिया जो 5 डैम बना रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है 2030 तक वो दरिया चिनाब पे बना लेगा, तो दरिया चिनाब तो सूख जाएगा। आप ये बताएं कि ये जो यहाँ पे सेमिनार हो रहा है इसका एजेंडा क्या है, तवक्कुआत क्या है पाकिस्तान की इससे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका ये अवेयरनेस फैलाना ही है। ये एक बायलैटरल ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने जो है वो दोनों ने उसके अंदर एक एज अ मिडिल पर्सन वो नेगोशिएट करवाया। और अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन के जो राइट्स हैं वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, और ये इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। और हमारा ये स्टांस है कि कोई भी इस ट्रीटी से यूनिलैटरली ये नहीं कह सकता कि मुझे जी वायलेशंस हुई और उस बुनियाद पे मैं इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये जो इंडिया का मौकफ है ये टोटली गलत है। हमारा जो इसके ऊपर स्टांस है अवेयरनेस फैलाना और लोगों को जो हक के ठीक साथ है। है वो उस पॉइंट को रेज करना। तो देखिए, ये इसको आपने जो हमारा अवेयरनेस वाली बात की है, सूफी साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर डिप्लोमेटिकली हल करना सबसे अच्छा है, उसमें ज़ाहिर अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। जो आपने बात की है, यूएनएससी में भी पाकिस्तान गया हुआ है, वर्ल्ड बैंक में भी गया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मिलिटरीली इसको टैकल करना पड़ा तो उसके लिए जो सियासी क़यादत है उसको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। तो सियासी क़यादत तैयार है ओनरशिप लेने के लिए? इस आबी जारहियत के ख़िलाफ़ अगर जंग करनी पड़ी पाकिस्तान को तो करेगा? देखिए, इस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बड़ा क्लियर कट मौकफ है कि अगर आप पानी को वेपनाइज करेंगे और आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करेंगे कि 250 मिलियन आबादी जो है वो उसको आप एक फूड सिक्योरिटी थ्रेट में डालेंगे, तो ये इट इज वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। हम इसको जंग समझेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ, और फिर डेफिनेटली हम उसको उस पर रिएक्ट करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अपने अल्फाज हैं, तो इसमें कोई पॉलिटिकल रिएक्ट कैसे ओनरशिप की होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये लास्ट रिजॉर्ट है। अभी हमारा जो गोल है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को रैली करना है, और हमें वर्ल्ड बैंक और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसकी तरफ हमें इंडिया को लेके आना है कि आप अगर इंटरनेशनली आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिक टाइज आपके हैं तो इंटरनेशनल लॉ को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और हमें पहले उस चैनल को हमें टोटली नॉकआउट करेंगे, और फिर अगर कोई हल नहीं निकलता नहीं, तो देखिए डेफिनेटली वहां पे तो पाकिस्तान इंडिया इंडिया कामयाब नहीं हुआ। और अगर इंडिया वायलेट करता है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को, या वर्ल्ड बैंक को, या कोर्ट ऑफ जो लॉ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ परमानेंट कोर्ट जस्टिस, ऑफ तो क्या आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो क्या पाकिस्तान इंडिया पे सैंक्शन लगवाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल, हम हमारा पहला गोल ही ये होगा कि हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस मैसिव वायलेशन के ऊपर हम जो है वो बातचीत करें। और हमारा स्टांस क्या है, देखिए, अगर कोई वायलेशन हुई है बकौल इंडिया के, तो आप हमें एविडेंस बेस्ड हमारे साथ बैठे, हम तैयार हैं बैठने के लिए, हर पॉइंट पे हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एविडेंस भी ना दें और आप एक पॉलिटिकल रेटरिक और इमोशनल तकारीर जो आपने लोकल सियासत के लिए करनी है उस बेसिस पे आप कहें कि हम इसको नहीं मानते ट्रीटी को। ये इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ट्रीटीज 1960 से लेके अब तक इसको हो चुके हैं। तो ये वी हैव टू वर्क अराउंड इट। तो इंटरनेशनली हम इसको ऑब्वियसली कम्युनिटी को रैली करेंगे, वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। अगर सैंक्शंस की बात है, हम हर बार आजमाएंगे जो कि अमन पसंद हो और एक डिप्लोमेटिकली करेक्ट हो। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर हमारा सैंक्शन हक ना मारा लग जाए सकी, तो लेट्स सपोज, क्योंकि इंडिया भी इतना आसानी से तो नहीं ये सारा कुछ होने देगा ना, तो क्या पाकिस्तान अपना फोर्स इस्तेमाल करेगा इन डैम्स को तबाह करने के लिए इनिशियल स्टेज पे ही? देखिए, अफसार साहब, ये दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि अगर इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देता लोअर रिपेरियन को, तो फिर तो पूरी दुनिया के अंदर एक एनार्की फैल जाएगी कि जिसके पास पानी का कंट्रोल है वो अपनी आबादी के लिए इस्तेमाल कर ले। तो हमें इस चीज को देखना इंटरनेशनल होगा डेफिनेटली। लॉ इजाज़त देता है लॉ रिपेरियंस को कि अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं पानी के इस्तेमाल पे, तो वो उसको अटैक कर सकता है। जिनीवा देखिए, कन्वेंशन में इसकी प्रोविजंस हैं। तो देखिए, बिल्कुल, मैंने तो आपको बताया कि पॉलिटिकल ओनरशिप की आपने बात की। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने तो अपना स्टांस बड़ा क्लियर कट अवाम के सामने रख दी है। क्या ये हम करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑप्शन है जिसको हम जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें डिप्लोमेटिक ठीक। चैनल्स को जो है वो हमें एग्जॉस्ट करना होगा। ठीक है, आखिर में ये बता दें, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है बार बार, उस पर एक सजेशन आई है कि इंडिया कहता है मैं इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल कर देता हूं, आप हमारी एयर स्पेस खोल दें, $500 मिलियन
पर मंथ उनकी एयरलाइंस को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान करने जा रहा है ऐसे? क्या ये काबिल अमल है तजवीज़? मेरे ख्याल से इस तजवीज़ को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए और हमें बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ज़रूरी चीज़ ये है आई कि है हमें ये बैठ तजवीज़? के, आप कंफर्म करते हैं कि तजवीज़ आई है? नहीं मेरी नॉलेज में नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसको जो है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। आई एम नॉट अवेयर कि ऐसी कोई तजवीज़ जो है आई है जिसकी मैं तस्दीक करूं या मैं इसको जो है वो रिजेक्ट करूं। लेकिन बहरहाल हमें बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत अगर हम करते हैं और ऐसी अगर तजावीज़ जो आपने अभी बताई है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गुड अगर ऐसी कोई बात है। लेकिन बहरहाल तो मैं ये तो जो आप समझता कहते हूँ हैं कि गुड, इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये आपकी जाती राय है या मुशीर वज़ीर-ए-आज़म ये के मेरी, तौर, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म के नहीं तौर पे ये आपकी ऑफिशियल राय है? नहीं, देखें ये मेरी जाती राय है। इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर कोई भी स्टांस आया तो वो फॉरेन ऑफिस से आएगा, और फिर हमें उसका इंतजार करना ठीक है, चाहिए, बजाय कि हम उसके ऊपर, ये डोमेन, दिस ठीक इज द है, डोमेन ऑफ द फॉरेन ऑफिस, तो वो इसके ऊपर कमेंट्री कर सकती ठीक। है। मैं इसके ऊपर परहेज करूँगा। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, हमसे बात करके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू, एआई ने एंट्री लेवल जॉब्स ख़त्म करना शुरू कर दी। हमारा आज का हॉट इशू, एआई ने एंट्री लेवल जॉब्स ख़त्म करना शुरू कर दी। कुछ इंटरनेशनल लोगों के मुताबिक, फॉर एग्जांपल एंथ्रोपिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि फाइनेंस, टेक, लीगल और काउंसलिंग इंडस्ट्री में तकरीबन हाफ जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी एआई की वजह से। इसी तरह सीईओ फोर्ड मोटर्स का कहना है कि वाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर देगा एआई। और फिर इसके अलावा लिंक्डइन का एक सर्वे है जिसमें 63% जो एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने कहा है कि एआई एंट्री लेवल जॉब्स को तब्दील कर देगा। हमें ज्वाइन किया हबीबुल्लाह खान साहब ने, जो डिजिटल इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, और उनसे पूछेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जन जी को, नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए कि उन्हें मुस्तकबिल में बेरोज़गारी का सामना ना करना पड़े, जो अभी भी आज भी पाकिस्तान में 22% है। हफीज़ पाशा जो बहुत बड़े इकॉनमिस्ट, साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, उनके मुताबिक, लेकिन हुकूमत के मुताबिक बेरोज़गारी 7 से 9% है। हबीब साहब ये बताइएगा, जो जॉब मार्केट है वो, जो यंग जनरेशन आ रही है, जिस तरह की डिग्रीज लेके आ रहे हैं, उनको आगे जॉब्स नहीं मिल रही। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग डिग्रियाँ हाथ में उठाए फिर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हमारी प्लानिंग क्या है, पॉलिसी क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है उन पॉलिसीज़ की? अच्छा सर, काफ़ी जानदार सवाल है। पहले तो इस मसले को बयान जानदार जवाब चाहिए। इस मसले को बयान सही तरह से कर लें कि आप समझें कि करियर एक सीढ़ी की तरह, आप चढ़ गए, फिर आप रंग्स क्लाइम करते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं सीढ़ी और चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीढ़ी नीचे से कट गई है और 2-3 है, ये कि 2 सीढ़ियाँ बन गई हैं। अगर आप पुरानी सीढ़ी पे जाएंगे बहुत मुश्किलात होंगी, नई सीढ़ी पे जाएंगे तो बेनिफिट्स बहुत है। ठीक है ना। अगर आप देखें तो पुरानी सीढ़ी कौन सी, नई कौन सी? ये पुरानी सीढ़ी वो है जिसको एआई ने खा लिया, जिसके जॉब्स को, स्पेशली जो है ना, जो एंट्री लेवल पे हैं, जो फौरन ही आप शुरू करते हैं कॉलेज से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के। और जो दूसरी सीढ़ी है, ये जो बात उन्होंने की है, टेक की है, फाइनेंस की है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी जरा इसमें थोड़ी सी नुआंस की जरूरत है। देखें, अगर आप एआई को इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं तो आप दूसरी सीढ़ी पे जा रहे हैं। तब आपकी तनख्वाह में भी 60% ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है। और अगर आप फ्रीलांसर हैं, अपवर्क जैसी जगह पे जहां हजारों पाकिस्तानी फ्रीलांसर जिन प्लेटफॉर्म पे हैं, वो भी कोई 50%, 45 से 50% ज्यादा कमा सकते हैं। मतलब आप पुरानी सीढ़ी पे भी आपको एआई इस्तेमाल करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसके अंदर भी जरा दर्जात है। ठीक है जी। ओके। अच्छा, अब एआई कई जगहों पे नहीं जा सकती या उसको टाइम लगेगा जाने में। तो सबसे पहले हम तो ये सोचेंगे वो जगह कौन सी हैं, ताकि हम बच्चों को अभी से ना उसकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, या जिसको कहीं नौकरी मिले वो सोच समझ के करे। अगर एक बंदा है, उसके बाद 3 नौकरियां हैं, उसको उसमें से एक चूज करनी है, तो वो कौन सी चूज करे और क्यों, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। देखें, एआई जो है ना, जहां जहां रेगुलेशन ज्यादा होती है ना, वहां वहां इनोवेशन कम होती है, वहां वहां एआई का इस्तेमाल भी कम होता है। तो देयर इज नो इजी वे टू से दिस। गवर्नमेंट के जॉब्स अच्छे, ठीक है जी, गवर्नमेंट में इतनी रेगुलेशन होती है, इतनी ओवरसाइट होती है कि वहाँ एआई के टूल्स का घुसना जरा मुश्किल है। ठीक है जी। दूसरा ये कि बैंक्स में बहुत कंप्लायंस होती है, बहुत रेगुलेशन होती है। उसके बाद टेलीकॉम,
और उसके बाद ये हॉस्पिटल वगैरह हेल्थ केयर जो होगी, राइट। तो इन एरियाज में ना एआई को जरा टाइम लगेगा घुसने में। जहां जहां रेगुलेशन ज्यादा है वो अच्छा, उसके अलावा जिन जॉब्स में रेगुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस और अकाउंटिंग, ये बड़े सॉलिड जॉब्स हैं, ठीक है जी। सिविल इंजीनियरिंग हो गई, उसमें आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, बिल्डिंग्स को देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना, इसकी पूरी वो एक लाइन बनी हुई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। हमारी जो सोशल साइंसेस में जिन बच्चियों ने ग्रेजुएशन की है, मीडिया है, बीबीए है या इस तरह की चीज़ें, मास्टर्स किसी ने कर लिया पॉलिटिकल साइंस में या किसी और में, ये अब क्या करें जॉब मार्केट में, कैसे जाएं? और अगर इन्होंने जाना है तो एआई के साथ ये कोई कोर्सेज करें, कोई डिग्रियां करें, क्या करें, ये बताएं। इस वक्त आप अगर आप वालिदैन हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चे को अब ये जो नई दुनिया आ गई है इसमें मैं चाहता हूं कि वो सही रहे, आप उसके लिए सिर्फ एक चीज कर सकते हैं। आपने उसको एक लैपटॉप लेके देना है, आपने उसको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन लेके देना है, और आपने उसको पेड सब्सक्रिप्शन लेके देनी है किसी एआई टूल की जो $20 वाली होती है, ठीक है। और वो समझदार निकला और आपके पास आप कर सकते हैं तो $200 वाली, लेकिन $20 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। ये आप करके दे देना और उसे कहें कि हर हफ्ते तूने हर काम के लिए इस्तेमाल करना है। हर काम से मुराद हर जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे होमवर्क कर रहे हैं, चाहे आप रिसर्च कर रहे हैं, चाहे आपको बॉस ने कोई काम दिया वो कर रहे हैं, ठीक है जी। आपने इस चीज को इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। ये सबसे ग्राउंड लेवल का एक फाउंडेशनल ब्लॉक है, ये करना है। उसके बाद आप इन इंडस्ट्री में चले जाएं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। एक ही तो हमने बात कर दी कि जहां रेगुलेशन ज्यादा है, उसमें एक और भी बड़ी जबरदस्त चीज है कि जहां जहां भी आपके अंदर कोई सिस्टम्स आ जाए ना, और या पहले उसके बाद जहां ट्रस्ट की जरूरत है, ट्रस्ट एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। तो जहां भी केयर देनी है ना एल्डरली को, नर्सिंग वगैरह, ये बड़े अच्छे जॉब्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपकी प्लम्बर वाले जहां आपको हाथ से काम करना पड़ता है ना, और वैल्यू एडिशन है, सर ये बहुत जबरदस्त जॉब है। मैं कहता हूं इस वक्त नैफटेक जो है ना, उसका आपको 10 गुना बजट कर देना चाहिए। वो तो स्किल सेट हो गया, वो उसका एआई से कोई ताल्लुक तो नहीं। उसका है, क्योंकि वो पैसे कमा सकता है। देखिए एआई क्या है, एआई आपको पैसे कमाने से रोक सकता है। हम तो यही बात कर रहे हैं ना कि जी आप नौकरी कर रहे थे, अब नौकरी नहीं कर सकते। जो बंदा प्लम्बर है, जिसको एसी ठीक करना आता है, वो फिर भी पैसे कमा लेगा ना, और बाहर जाके कमाएगा, ठीक है जी। तो ये बड़े अच्छे जॉब्स हैं, इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, और एक चीज ये भी होती है सेल्स। अब आप देखें कि मैं और आप जहां भी जाएंगे, हम तो एक सैलरी लेते हैं ना, तो हम तो एक कॉस्ट है। जो धंधा लेके आता है वो बंदा कौन है? जो सेल करके आता है। अच्छा, सेलिंग की कोई डिग्री नहीं है, लेकिन जो बंदा है, जो रतेज बोलता है, जो लोगों को परसुएड कर सकता है, ये वाले जॉब्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी डील होगी ना, उतना ये उसमें कम होगा। अगर आपने किसी को कंप्यूटर या सर्वर बेची है या स्टोरेज बेची है $3 मिलियन की, तो वो तो एआई नहीं बेचेगा ना, वो आप जैसे कोई बंदा जाएगा 6-7 मरतबा मिलेगा, प्रेजेंटेशन नहीं। तो आपका मतलब ये है कि एआई के बावजूद जॉब्स मार्केट रहेगी। मैं समझ गया हूं। मेरा क्वेश्चन, मैं दूसरी सीढ़ी की बात कर रहा हूं। हाँ, उसमें सेल्स भी है, उसमें केयर वाले जॉब्स भी हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है, उसमें रेगुलेशन वाले। नई सीढ़ी की बात करें, पुरानी की? नई की बात कर नई में। अच्छा, केयर भी है। केयर भी है ना। देखिए जी, अगर आप आप ओल्ड हैं या आपको लॉन्ग टर्म डायबिटीज है या कोई इस तरह की चीज है, और इस तरह के जो डॉक्टर वगैरह हैं, ये तो रहेंगे। तो आपके ख्याल में नई जनरेशन को किन फील्ड की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए? उनके वालिदैन को भी बताएं, लेकिन आजकल तो डायरेक्ट उन्हें बता दें तो अच्छा है, वो खुद ही मैंने वो अर्ज किया ना कि सर देखें, इस वक्त टेक से रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, इसके अंदर भी जरा मैं 2 दर्जे हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में अच्छे नहीं है ना, तो ना करें। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो टॉप 25% है, जो ऊपर के 25% हैं, वो बच जाएंगे। जो नीचे 75% है ना, वो उड़ जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि जो बेसिक कोडिंग है ना, जो आप करते थे, जो आप बेसिक जाके हम गुरुवत बेचते थे कि $30 का इंजीनियर हमसे ले लो, ठीक है ना, वो टाइम जाने लगा है। लेकिन जो बंदे सिस्टम को समझ लें, जो मशीन लर्निंग को समझ लें, जो साइबर सिक्योरिटी को समझ लें, इन फील्ड्स के अंदर अगर आपके अंदर वाकई टैलेंट है, तो आप बिल्कुल कंप्यूटर साइंस। अगर मुझे कंप्यूटर साइंस का नहीं पता, तो मैं एआई सीख सकता हूं, एआई को इस्तेमाल कर सकता हूं अपने काम के लिए, जो भी काम मैं कर रहा हूं। अफजार भाई, मैं करता हूं ना, मैं इस वक्त 6 बंदों का काम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वो एआई टूल्स इस्तेमाल कर लिए हैं। देखिए, अब पहले होता ना, लोग कहते थे कि जॉब डिस्क्रिप्शन आई, आपने उसके मुताबिक अप्लाई किया कि चलो मैंने नौकरी कर ली, ठीक है जी। अब वो मर गया, वो जमाना ही मर गया। अब आप क्या कहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये कर सकता हूं, अब वो कहना पड़ेगा कि मैं ये रिजल्ट डिलीवर कर सकता हूं, ठीक है जी। अब ये नहीं कह सकते कि अच्छा आपको कोई बंदा चाहिए जो पोस्ट लिख सके, वो जमाना गया। अब कहना पड़ेगा जी मैं पोस्ट लिखूंगा, उन पोस्ट की वजह से 44% या 45% मैं आपकी रीच बढ़ाऊंगा, और उससे धंधा ला के दूंगा, जो आपकी सेल्स टीम को मैं दे दूंगा।
बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह खान साहब, हमारे पास वक्त कम है, आपकी बातें बहुत दिलचस्प है, फिर आपको बुलाएंगे। उम्मीद है आपकी ये बातें मेरी टीम ने भी सुनी होंगी और नौजवान नस्ल ने भी सुनी होंगी, और वो ये करेंगे कि वैल्यू एडिशन कैसे करनी है जो कुछ वो कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। वक्त ब्रेक के बाद आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ और उसके बारे में तैयारियाँ क्या हैं। मॉनसून आ चुका है, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गए हैं और एनडीएमए और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 27 जून से 3 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आने का बहुत खतरा है। ग्लॉफ जिसको कहते हैं, कल ही दियामीर में थौर वादी में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही फैलाई और पुलिस के मुताबिक दर्जनों ख़ानदान बेघर हो गए। कई मकानात, सैकड़ों मवेशी, ज़रई ज़मीन, बागात, सड़कें, पुल, गाड़ियाँ, बिजली और पानी का निज़ाम सब तबाह हो गया है। और इसके स्पार्को के मुताबिक 130 मुमकिन ऐसी जगहें या ऐसी झीलें हैं ग्लेशियर्स की जो कि मुसलसल जो ख़तरे का बायस है, उनमें से 24 पिघल रही हैं बदलते हुए मौसमियाती हालात की वजह से। पिछले साल जून में भी जून से लेकर सितंबर के आखिरी हफ्ते तक ये सब कुछ जारी रहा और इसके बाद 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए और मज़ीद 1000 ज़ख्मी हुए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल जो सैलाब आए थे गैर मामूली बहाव के बायस चनाब और रावी और सतलज में, उसमें पंजाब में 3900 देहात ज़ेर आब आए थे और 4000 जानवर डूब गए थे। लाखों अफराद रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए। इस साल भी ये सारी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, क्योंकि वैसे भी इंडिया ये कह चुका है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी जारियत करेगा। वो पाकिस्तान का पानी बंद करता है, अचानक खोलता है, और अभी भी वो अपने तमाम डैम भर रहा है। जब वो डैम भर जाएंगे तो वो अचानक खोलेगा और साथ ही बारिशों का एक सिलसिला भी शुरू होगा जिसमें ये सारी सूरत हाल फिर ख़राब हो सकती है। लेकिन हमारी तैयारी क्या है इस बारे में? हमारी तैयारी ये है कि वजारत मौसमियात का बजट जो था PSDP का, वो 3.5 अरब रुपए था पिछले साल। इस साल कम होकर 2.5 अरब रुपया, 2.5 अरब से भी कम हो गया है। ये क्यों है ऐसा? और अगर बजट कम होगा तो क्या हम बेहतर तरीके से इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं? सोचिएगा इस पे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।